हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी अनीता पालीवाल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल रेशियो के फोर्थ पार्ट को, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ के बारे में है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़। तो आप देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि प्रॉफिट कमाने की एबिलिटी किसी बिजनेस की कैसी है उसको मेज़र करने के लिए हम जिन रेशियोज़ को यूज़ करेंगे उन रेशियोज़ को हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ के नाम से जानते हैं। प्रॉफिट कमाने की एबिलिटी यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़। अब हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ को चार नज़रिए से देखते हैं, चार तरीक़ों से हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ को मेज़र कर सकते हैं। पहला, रिलेटेड टू सेल्स, यानी कि अगर मान लीजिए मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है तो मेरा मोटिव क्या है बिज़नेस को स्टार्ट करने का? प्रॉफिट अर्न करना। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सेल्स करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए मैं बहुत सेल्स तो मेरे बिज़नेस के अंदर अच्छी खासी मैं जनरेट कर लेती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरा बिज़नेस लॉस में चल रहा है। उसका क्या कारण हो सकता है? उसका कारण ये हो सकता है कि मैं सेल्स भले ही जनरेट कर रही हूँ, लेकिन मेरे एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि मेरी जो सेल्स जनरेट हो रही है वो मेरे एक्सपेंसेस को कवर नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से मुझे अल्टीमेटली लॉस बियर करना पड़ रहा है। ठीक है, तो बिज़नेस के अंदर सेल्स होना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी खर्चों पर, एक्सपेंसेस पे कंट्रोल होना ज़रूरी है, ताकि उस सेल्स से एक बिज़नेस प्रॉफिट जनरेट कर सके। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ का जो पहला नज़रिया है विच इज़ रिलेटेड टू सेल्स, इसमें हम देखेंगे कि बिज़नेस कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है आउट ऑफ द सेल्स। सेल्स होने पर कितना प्रॉफिट कोई बिज़नेस जनरेट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नज़रिया हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अगर मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, मैंने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो ऑब्वियसली मैंने उस बिज़नेस में पैसा लगाया है, जिसको हम इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। तो उस पैसे के ऊपर मुझे बिज़नेस कितना प्रॉफिट दे रहा है उसको हम रिटर्न के नाम से जानते हैं। तो मैंने जो पैसा लगाया अपने बिज़नेस पे, उसके ऊपर बिज़नेस से मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है उसको हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी को। थर्ड, हम ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ओनर यानी कि जिसने पैसा लगाया है, तो ओनर किस चीज़ में इंटरेस्टेड होता है? अगर मान लीजिए कोई एक कंपनी है जिसके शेयर मैंने ख़रीदे हैं, तो मैं देखना चाहूँगी कि वो कंपनी मुझे मेरे शेयर पे कितना डिविडेंड दे रही है, या कितना अर्निंग एक शेयर पे, मेरे पास लेट सपोज 5 शेयर है, तो एक शेयर पे कितनी अर्निंग कंपनी कमा के दे रही है, और इंटू 5 कर लेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे जो शेयर है उसके ऊपर कंपनी मुझे कितना प्रॉफिट, कितना अर्निंग कमा के दे रही है। और लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो हम देखेंगे इन्वेस्टर या वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेट सपोज मेरे सामने 2 कंपनीज़ है और मेरे पास पैसा लिमिटेड है, और मुझे दोनों में से किसी एक कंपनी में अपने पैसे को लगाना है, यानी कि इन्वेस्टमेंट करनी है। तो मैं और दोनों का मुझे मार्केट शेयर प्राइस अवेलेबल है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि जो मार्केट प्राइस, जिस प्राइस पे मुझे शेयर मिल रहा है, क्या वो प्राइस ठीक है, ओवर वैल्यूड तो नहीं है, या अंडर वैल्यूड है, या ठीक फेयर वैल्यू है। तो वो सब चेक करने के लिए, वैल्यूएशन को चेक करने के लिए भी हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ हैं, जिसको हम अपने आगे वाले लेक्चर्स में समझेंगे। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है उसको हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे पहले नज़रिए की तरफ, यानी कि रिलेटेड टू सेल्स। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ जो कि रिलेटेड टू सेल्स हैं, उसमें बहुत ही सिंपल रेशियोज़ हैं, और उसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो समझेंगे, नेट प्रॉफिट रेशियो समझेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो समझेंगे, और एक्सपेंसेस रेशियो समझेंगे। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि बहुत ही सिंपल रेशियोज़ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ के इस रिलेटेड टू सेल्स वाले पार्ट में होने वाली हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम सेल्स के रिलेशन में सब कुछ कंप्यूट कर रहे हैं। तो डिनोमिनेटर में सेल्स है, न्यूमरेटर में आप क्या चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं वो आप रखेंगे, और इनटू 100 आप करेंगे, क्योंकि आपको परसेंटेज फॉर्म में अपना रेशियो को निकालना है। राइट, अब क्वेश्चन उठता है कि ग्रॉस प्रॉफिट होता क्या है? तो ग्रॉस प्रॉफिट देखिए क्या होता है कि जब भी आप अपना कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं, जिस भी चीज़ में आप डील करते हैं, आप उसको जब बेचते हैं, उसको बेच के जो आपको पैसा मिलता है उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। तो अगर आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे तो उसमें आपका एक क्रेडिट साइड में सबसे मेन आइटम क्या होता है? आपका रेवेन्यू, यानी कि आपका बिजनेस जिस चीज़ में डील करता है उसको बेच के जो आपने कमाया उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं।
अब दूसरा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है कि जो भी चीज़ आप बेचते हैं उसको बनाने के लिए कुछ खर्चा लगता है, कुछ कॉस्ट लगती है, उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। एक बिज़नेस के अंदर बहुत सारे खर्चे होते हैं। कुछ खर्चे होते हैं डायरेक्टली, जो कि जो भी आप प्रोडक्ट बेचते हैं उसको बेचने के लिए यानी उसको बनाने के लिए उससे रिलेटेड होती है, उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली हमारे जिस भी चीज़ में हम डील करते हैं उसको बनाने या बेचने में डायरेक्टली तो नहीं एसोसिएट होते, लेकिन हाँ वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं अपने ऑफिस को, अपने बिज़नेस को चलाने के लिए, राइट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कौन सा कॉस्ट होता है? जो डायरेक्ट कॉस्ट होता है उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। तो रेवेन्यू यानी कि जो भी आपने बेच के कमाया उसमें से जब आप डायरेक्ट कॉस्ट हटा देते हैं तो आपके पास जो बचता है उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। तो लेट सपोज मैं पेन बना के बेचती हूँ और उसको बेचकर लेट सपोज मैंने साल भर में अभी हम ऐसे सिंप्लिसिटी के लिए 100 रुपीज़ ले लेते हैं, 100 रुपीज़ कमाई यानी कि रेवेन्यू मेरा 100 रुपीज़ था। जबकि उन पेन को बनाने में मुझे कितना खर्चा लगा? लेट सपोज 50 रुपीज़ का खर्चा लगा, यानी कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना रहा? 100 माइनस 50 रुपीज़ का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। तो 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 यानी कि मेरा 50% ग्रॉस प्रॉफिट है। यानी कि जितना भी मैं सेल करती हूँ उसमें से मैं खर्चे निकालने के बाद, कौन से खर्चे? जो उस चीज़ को बनाने में लगे हैं, उन खर्चों को निकाल दूं तो भी मैं 50% जो भी मेरी सेल्स अमाउंट है उसका 50% प्रॉफिट बचा लेती हूँ। ये मुझे बताता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो समझ में आ गया तो आपको दूसरा नेट प्रॉफिट रेशियो भी समझ में आ जाएगा। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100 फॉर्मूला आप समझ गए क्यों ऐसे आ रहा है। अब क्वेश्चन उठता है कि नेट प्रॉफिट क्या है। आप ग्रॉस प्रॉफिट तक आ गए थे, आपने बोला रेवेन्यू में से जब आपने डायरेक्ट कॉस्ट हटा दी तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट बचा। पर क्या बिजनेस के अंदर यही खर्चे होते हैं, इसके अलावा डायरेक्ट कॉस्ट के अलावा कोई और खर्चे नहीं होते? ऐसा तो है नहीं, बहुत सारे दूसरे खर्चे भी होते हैं। तो वो सारे दूसरे खर्चों को भी निकाल दीजिए, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। तो जो अगर मैं किसी बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखूँ तो मैं देखूंगी कि रेवेन्यू में से पहले सारे डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसको हम बोलते हैं वो हट गया तो ग्रॉस प्रॉफिट आया। फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट में से दूसरे खर्चे जो जैसे कि ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस हैं, या आपके ऑफिस में बैठे हैं आपने टेलीफोन का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, जो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट से रिलेट नहीं करता है बट हाँ उतना ही इम्पॉर्टेंट है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। वो सारे खर्चे भी जब आप हटा देंगे तो लास्ट में आपके पास जो फिगर बचेगा उसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। तो अब इससे आप क्या पता लगा पाएंगे? हमारे एग्जाम्पल में 50 रुपीज़ का ग्रॉस प्रॉफिट था। अब मान लेते हैं मैंने बाकी खर्चों पे नज़र डाली तो 30 रुपये के खर्चे और थे बिजनेस में, तो 50 में से 30 रुपीज़ और निकल जाएंगे, यानी कि 20 रुपीज़ का ही प्रॉफिट इस बिज़नेस को हुआ है। अब आप इस रेशियो से क्या समझेंगे कि 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 यानी कि 20%, कि ये बिज़नेस जितना भी सेल करता है उसका 20% इसके पास प्रॉफिट बचता है। एक और नज़रिए से इसी को आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो देख सकते हैं। इसमें क्या होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। नाउ व्हाट इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट? देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है कि जो आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिंग खर्चों को जब ख़त्म कर देंगे तो आपके पास जो प्रॉफिट बचता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब क्वेश्चन उठता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नेट प्रॉफिट एंड द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इसको ध्यान से समझिए। मेरा 50 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट आया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा था? मेरा 30 रुपये का और खर्चा हो गया था, मैंने उस 30 रुपये को भी लेस कर दिया, 20 रुपये का मेरे पास नेट प्रॉफिट बचा था। लेकिन वो जो 30 रुपये का खर्चा था अदर एक्सपेंसेस, उसको जब मैंने ध्यान से देखा तो उसमें 10 रुपये का खर्चा इंटरेस्ट कॉस्ट था। व्हाट इज़ इंटरेस्ट कॉस्ट? इंटरेस्ट कॉस्ट यानी कि मैंने अपना बिजनेस जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास पैसे कम थे, तो मैंने बैंक से जाके लोन लिया था, बैंक ने मुझे लोन दिया था जिस पे मुझे हर साल बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ठीक है। और वो इंटरेस्ट कितना है? 10 रुपये का है, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट कॉस्ट है दैट इज़ नॉट माई ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो मेरी कैसी कॉस्ट है? फाइनेंस कॉस्ट है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको ना अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हटाने होते हैं, बाकी सारे एक्सपेंस को नहीं, जबकि नेट प्रॉफिट में आपको सारे एक्सपेंस हटाने होते हैं। तो ये डिफरेंस है नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसा होगा? जब आपका रेवेन्यू था उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर लिया, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस सारे नहीं लेस करने हैं। कौन से करने एक्सपेंसेस? सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि इंटरेस्ट वाला खर्चा, फाइनेंस कॉस्ट को आप लेस नहीं करेंगे। तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, इसको हम EBIT के नाम से भी जानते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, उसको हम बोलते हैं अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100 से होगा। अब एक्सपेंसेस रेशियो। एक्सपेंसेस रेशियो
डिफरेंट एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहती हूँ कि जिस बिजनेस, ये मेरे पास एक आगे बिजनेस की एक बैलेंस शीट पड़ी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पड़ा है, और मैं देखना चाहती हूँ कि इसका खर्चा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होता है। तो COGS डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, जितना ज़्यादा COGS होगा इसका मतलब क्या होगा कि जितना भी ये कंपनी या बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स बेचेगी उसमें से बहुत कम ही प्रॉफिट बचा पाएगी। क्यों? क्योंकि इसका COGS ज़्यादा है। उसी प्रकार अगर COGS कम होगा तो उससे मैं ये इंटरप्रेट कर सकती हूँ कि ठीक है, अच्छी बात है COGS का रेशियो कम होना, कि जितना भी कंपनी अपना सेल्स बढ़ाएगी उसका बहुत सारा मार्जिन इसके पास प्रॉफिट के रूप में बच जाएगा, क्योंकि COGS रेशियो कम है। इसी तरीके से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो भी आप ले सकते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो मैंने आपको बता दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं जो भी मुझे अपने बिजनेस चलाने के लिए चाहिए। एडमिन एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इसमें आ जाएगा। रेशियो पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का रेशियो पूछा था सिर्फ, यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेशन करने के लिए आपको क्या क्या खर्चे लगेंगे, COGS भी लगेगा और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो ऊपर हमने बात करी वो भी लगेगा। सो COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100 इज आर ऑपरेटिंग रेशियो। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस रेशियो, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया जैसे कि इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरप्रेट करेंगे कि आपकी जो भी बैलेंस शीट आप देख रहे हैं उसमें फाइनेंस कॉस्ट कितना है। कि ऐसा तो नहीं, कंपनी अच्छा खासा ग्रॉस प्रॉफिट तो अर्न करती है, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अर्न करती है, लेकिन उसका फाइनेंस कॉस्ट इतना बड़ा है कि रिजल्ट में उसके पास जो नेट प्रॉफिट बचता है वो बहुत कम बचता है। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल एक्सपेंसेस रेशियो है। तो ये आज हमने डिस्कस करा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़, जिसको हमने सेल्स के रिलेटेड जितनी भी रेशियोज़ थे उसको समझा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमने जो इन्वेस्टमेंट करी है उसके ऊपर हम कैसे रिटर्न अर्न कर रहे हैं। आज के इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।